आगे बढ़े आपको बताएं, मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा सिर्फ 15 रोज का रह गया है और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर मलिक खुदाबख्श ने सप्लाई चेन मुतासर होने पर तवानाई बहरान के खदशात का इजहार किया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ खान, आगाह कीजिएगा। कंपनी से एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी है, जिसमें बताया गया सिर्फ मुल्क में पेट्रोल और डीजल के 15 रोज़ के ज़खायर रह गए हैं। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, सप्लाई चेन कितनी मुतासर हो रही है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर के जो चीफ जो एडवाइज़र हैं वो हमारे साथ मलिक खुदाबख्श मौजूद हैं। क्या कंसर्न है सर कि 15 दिन के ज़खायर रह गए हैं, पहले तो हम 26 दिन बताते थे। देखिए, जो ये आपकी एडवाइजरी काउंसिल ने, ऑयल एडवाइजरी काउंसिल ने जो एक ख़त दिया है, बड़े अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है। पेट्रोल इंडस्ट्री में जो पेट्रोलियम डीलर हैं या पेट्रोलियम पंप ओनर हैं या इंडस्ट्री के जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हों, सारे के लिए एक बड़ी अलार्मिंग पोजीशन नज़र आ गई है। नंबर एक कि ये अनाउंस करना कि जी मुल्क के पास सिर्फ 15 दिन का स्टॉक मौजूद है, ये बड़ी ख़तरनाक खबर है। इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है, इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत और लोगों को क्या, वो सड़कों पे निकल आते हैं, कहते हैं बरालों पे शायद नहीं मिले। तो ये इस तरह के बयान भी नहीं होने चाहिए कि एडवाइजरी काउंसिल को अगर ये ख़त लिखा है तो उसको कोई कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए था। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो, और एक दूसरी खबर आ रही है कि जी कोई गवर्नमेंट इस पर सोच रही है कि जी वो 1 डे प्राइस फार्मूला लेके आए, जो कि एब्सोल्युटली पॉसिबल नहीं है, कभी हो नहीं सकता। अगर ऐसा करेंगे तो ये इंडस्ट्री क्या, वो गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बदनामी का बहस होगी। पूरी इंडस्ट्री में ये वर्केबल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई पेट्रोल स्टेशन ऑर्डर देता है, वो बहुत सारी जो छोटी कंपनियों एडवांस पैसे लेती हैं। पहले वो पैसे अरेंज करता है, वो स्टॉक अपनी सेल के मुताबिक स्टॉक का प्लान करता है, फिर वो ऑर्डर करता है, फिर उसकी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, फिर कंपनी भेज देती है। कहीं दूसरे दिन तेल आता है, कहीं का तीसरे दिन तेल। ये पॉसिबल नहीं है 1 डे सिस्टम। देखिए, पहले 1 महीने का सिस्टम था, फिर उसको 15 दिन पे गवर्नमेंट ले आई। हमें, हमारी इंडस्ट्री को, हमारी डीलर्स को बहुत परेशानी हुई। फिर 7 दिन पे भी आए, फिर भी लोगों ने फेस किया और गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉइंट है कि जब देखें कि आप इस वक्त पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर द डीटीओ, और डीटीओ के रूल एंड प्रोसीजर के तहत आप गवर्नमेंट को चाहिए कि उन एसोसिएशंस को कॉल करके उनके नुमाइंदों को, उनकी लीडरशिप को बुलाएं और उनसे बात करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि स्ट्रेटेजिक सबको बुला के एक प्लान बना के उसको अनाउंस कर दें, तब अवाम को, पब्लिक को पैनिक क्रिएट ना हो। और पब्लिक को पैनिक क्रिएट होगा तो हमारे लिए, पेट्रोल डीलर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो बाद में गवर्नमेंट के लिए भी होगी, क्योंकि मुश्किलात जो है ये सामने नजर आ रही हैं। जी, जैसा कि आपने सुना है, हम तजवीज़ दी है जिसमें वज़ीर आज़म और वज़ारत पेट्रोलियम से ये दरख्वास्त की है कि जो मौजूदा सूरत हाल है, 15 रोज़ का जो स्टॉक की चीज़ें आई हैं उसको फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए, और साथ ही कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि यौमिया बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करना मुमकिन ही नहीं है, और कहा है कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमसे मुशावरत करे, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश के कत्ल के केस की समाअत हुई। पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्ज़िमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। 3 तलवार पर डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश के कत्ल का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में आज 3 मुल्ज़िमान को पेश किया गया। इन मुल्ज़िमान में सुरेश, अनिल और रामचंद शामिल थे। तफ्तीशी अफसर की जानिब से तीनों मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्लाह की गई, जबकि प्रोसिक्यूटर अब्दुल लतीफ़ भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि इन मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्ज़िमान से ने जो वारदात में मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो बरामद करना है, जबकि जो छीनी गई रकम है वो भी बरामद करनी है। लिहाजा मुल्ज़िमान का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें आइंदा समाअत पर जो है वो पेश करते हुए पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जबकि गैर कानूनी असले के मुकदमे में भी मुल्ज़िमान का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है, और इसमें तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो है वो इनके असले जो है वो इनसे बरामद हुआ है, उसकी फ़ॉरेंसिक भी करवानी है। याद रहे, मुल्ज़िमान के खिलाफ ये मुकदमा थाना फेरियर में, और जो गैर कानूनी असले का मुकदमा है वो थाना डिफेंस में दर्ज किया गया था।
कराची के शहरी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका अदालत से रजू करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में 2 हफ्तों में मुतल्लिका अदालत फैसला करेगी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बुनियाद पर किसी शहरी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक शनाख्ती कार्ड से महरूम नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कोराई से। जी शौकत, आगाह कीजिए। देखिए, ये कराची के शहरी हैं जिन्होंने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज जब समाअत हुई तो उनके वकील ने अदालत को बताया कि काफ़ी अरसे से उनके मौकल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दौरान समाअत नादरा के वकील भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि नादरा की जानब से ये कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं किया गया, बल्कि डिजिटली ये ज़ब्त किया गया है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि कोर्ट ने जो तफ्तीश हो रही थी केस, दरख्वास्त गुजार के ख़िलाफ़ एक केस है जो ज़ेर समाअत है लोअर कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, वहाँ पे वो तफ्तीशी हुकाम के सामने पेश नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उनका कौमी शनाख्ती कार्ड डिजिटली ज़ब्त किया गया है। तो अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को इस बुनियाद पर एक तवील अरसे तक शनाख्ती कार्ड से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उन्हें फौरी तौर पर एक फ़ैसला करना चाहिए। जो अहकामात, जो हिदायत, जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की जानब से इस हवाले से दी गई हैं। दरख्वास्त गुजार को अदालत ने कहा कि वो मुताल्लिका अदालत में इस ऑर्डर के साथ पेश हो और अदालत 2 हफ्तों में इसका फ़ैसला करेगी कि शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक होना चाहिए या शनाख्ती कार्ड को अनब्लॉक करना चाहिए। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि तफ्तीश हुकाम समेत जो अदालत में केस चल रहा है, दरख्वास्त गुजार को वहाँ पेश होना चाहिए। तो ये दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी है इस हिदायत के साथ कि 2 हफ्तों के अंदर मुताल्लिका अदालत इस पर फैसला करेगी। जी। बिलाल कॉलोनी सेक्टर 8B में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी। बिजली की तवील बंदिश से घरेलू जिंदगी और छोटे कारोबार शदीद मुतासिर हैं। आगाह करेंगी दुआ शकील फराजा। और मैं इस वक्त यहाँ पे बिलाल कॉलोनी सेक्टर 8B के इलाके में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे एक दुकानदार भी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि बिजली के कितने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और बिजली ना होने की वजह से क्या मसाइल जो है सामना करना पड़ा आपको? नहीं, सारा दिन इधर बिजली होती नहीं है। 1.5 घंटा बिजली चलती है तो 3 घंटे बिजली नहीं है। बैठे हुए आपके सामने बिजली का इंतजार कर रहे हैं, बिजली आएगी तो काम करेंगे। कभी होती है, कभी नहीं होती है। 3-3 घंटे लोड शेडिंग नहीं है। तो कितना मुतासिर हो रहा है काम है इसमें? बैठे हुए हैं बगैर? बैठे हुए काम है, इन काम कैसे करें? बिजली होएगी तो काम करेंगे, बिजली के बगैर काम नहीं कर सकते ना। और कितने घंटे बिजली जाती है और कितने घंटे बिजली आती है? 1.5 घंटा बिजली होती है, 3 घंटे बिजली नहीं होती। तो शिकायत वगैरह दर्ज करवाएं, क्या कहते हैं लोग? अब क्या बोलेंगे, बताओ मुबशिर भाई, आप भी बताएं। सारा कुछ ही कर चुके, सारी कंप्लेनें भी करी हैं, लेकिन कोई किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं है। जब कुछ है यहाँ सप्लाई नहीं है। हमारा काम टोटल बिजली सप्लाई से चल रहा है, लेकिन हमारे पास नहीं है। पूरे दिन के अंदर टोटली हम 2 से 2.5 घंटे काम कर पाते, ज़्यादा नहीं है। अब बाकी जो अरेंजमेंट है, बैटरी वगैरह सारी आपके सामने रखी हुई है, तो इसको चार्ज करने के लिए भी बिजली ही चाहिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो थे दुकानदार मौजूद है। खास तौर पे दर्जी वगैरह और जो लेसेस वगैरह बनाए जाते हैं दुपट्टों के इर्द गिर्द, और इस तरह बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं ये काम, क्योंकि इनका सारा काम बिजली के ऊपर होता है। और इनका यही कहना है कि दिन में सिर्फ जो है वो 2 से 3 घंटे बिजली आती है, जिसकी वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहा है। नासरीन, न्यू कराची गोधरा कॉलोनी में 15 बरस गुजर जाने के बावजूद पानी की फराहमी का मसला हल न हो सका। UC10 के कोऑर्डिनेटर अवैस गरीबा का कहना है कि पुरानी वाटर लाइन गैर कानूनी कनेक्शंस की वजह से मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुकी है, जबकि टाउन इंतजामिया नई लाइन बिछा चुकी है, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन का अमला ताउन नहीं कर रहा। उनके मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा आबादी पानी की किल्लत का शिकार है और सप्लाई के औकात और प्रेशर में फौरी इजाफा किया जाना चाहिए। इस वक्त मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद से। जी रिजवान, टाउन इंतजामिया नई वाटर लाइन बिछाने का दावा कर रही है, तो फिर पानी की फ्राहमी में रुकावट आखिर कहाँ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC10 न्यू कराची टाउन है और सेक्टर 11G ये एशिया की सबसे बड़ी जो है कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है गोधरा, और गोधरा कैंप का ये इलाका है जहाँ की मजबूरी आबादी 2.5 से 3 लाख बताई जाती है, लेकिन 1 नहीं 2 नहीं पूरे 15 बरस से यहाँ के जो रिहायशी हैं बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पे ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। पुरानी जो लाइन थी उसमें पानी नहीं आ रहा था, जिसके बाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से नई लाइन जो है उसकी
तनसीब का काम शुरू कर दिया गया है। उनके कोऑर्डिनेटर अवैस गरीबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये नई लाइन कहाँ से डाली जा रही है और कब तक मुकम्मल होगी? पानी आ जाएगा गैस से? ये नई लाइन जो हमने डाली है, ये तकरीबन हम इस पर 20 दिन से काम कर रहे हैं। 20 दिन में काम करने का नतीजा तो ये है कि यहाँ पर अभी पानी जो शुरू हुआ था, हमने कनेक्शन मोहल्ले में नहीं दिए, लेकिन जो पानी शुरू हुआ था यहाँ पर पानी आया है और ये पानी चल रहा है नागन से गोदरा पर आ रहा है, उसमें हमने कनेक्शन लगाया है। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है, ये पानी चलता है तकरीबन 12 घंटे 4 दिन के अंदर, इसमें पानी नहीं पहुंच पाएगा। अगर एक्सीएन हम हमारे साथ कोई ताउन करते हैं और इसकी सप्लाई कुछ बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ तमाम घरों को पानी पहुंच जाएगा। और ये फंड टाउन ने अपनी जेब से लगाया है। अच्छा, ये बताइए कि टाउन ने फंड तो लगा दिया, लाइन भी बिछाई जा रही है। पुरानी लाइन भी जो है बताया जाता है कि सही थी, लेकिन पानी चोरी की इत्तलात है। यहाँ पे जो मकीन है उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस इलाके की आबादी का, रिहायशी आबादी का पानी चोरी कर लिया जाता है। कितनी सदाकत है इसमें? और ये भी बताइएगा कि नई लाइन आप बिछा रहे हैं तो इसको पानी चोरी होने से किस तरह बचाया जाएगा? अच्छा, ये बात सच है कि हम जहाँ भी कनेक्शन लगाने जाते हैं वहाँ पे हमें निप्पलें मिलती है। पुराने कनेक्शनों में नए कनेक्शन जो दूसरे इलाकों में मुंतकिल कर दिए जाते हैं या इंडस्ट्री एरिया की तरफ उसको मोड़ दिए जाते हैं। अभी हालिया हमारा जो 8 नंबर का इलाका है, ये पानी से बहुत मुतासिर हुआ है इस सप्लाई के अंदर। इसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी बीच के अंदर रोड काट के 2 कनेक्शन इलाके की तरफ ले गए शुरू में, जिसकी वजह से 8 नंबर का पानी डिस्टर्ब हुआ है। इनका मुतालबा है कि इस रिहायशी आबादी को सिक्योर किया जाए और ख़ास तौर पे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो काली भिड़ें हैं उनके खिलाफ अगर महकमा कार्रवाई करे तो इस इलाके को पानी मिल सकता है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि मानसून से कबल नालों की सफाई के दावे एक बार फिर बेअसर साबित हुए। बंगाली पाड़ा का बरसाती नाला ताहाल कचरे से भरा हुआ है, जिस पर इलाका मकीन शदीद परेशान है। आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल। बिल्कुल, इस शहर कायद में बारिशों से कबल नालों की सफाई के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। कोरंगी की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी नाले भरे हुए हैं, जबकि अगर हम बिलाल कॉलोनी बंगाली पाड़ा की बात कर लें तो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाला है जो कि पूरा कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। रिहायशियों का ये कहना है कि बारिशें जब होती हैं तो फिर सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाती है, बच्चे भी इसमें गिर जाते हैं। रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कब से देख रहे हैं यहाँ नाला जो है वो होता रहता है। ये हर वक्त ये पानी बारिश जब होता है पानी ऊपर चले जाता है और ऊपर से जाता पानी, वो बंडा गिर जाता तो जानवर आता, जानवर भी गिर जाता। एक बच्चे मरा भी थे इधर ये पानी पे। कब से सफाई नहीं हुई? ये होता है, जब होता है सफाई फिर हो जाता है। सफाई करते सालों में होता है, पक्का पूरा सफाई नहीं करता ना, ये पूरा सफाई करते तो साफ हो जाता। हर साल महीने 6 महीने में सफाई करते तो पूरा क्लियर हो जाता था। मुकम्मल तौर पे नहीं, मुकम्मल तौर पर नहीं होता, मुकम्मल तौर पर नहीं होता है। क्या कहना चाहते हैं इंतजामिया से? बारिश बस ये सफाई करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस सफाई होने दो। बारिशों में सूरत हाल अबतर होती है। हाँ, बिल्कुल बारिशों में सूरत हाल अबतर होती है, लोग भी यहाँ पर गिरते हैं। शहरियों का यही कहना है कि कचरे से भरा पड़ा है। मानसून से कबल जो है वो सफाई होना यहाँ पे इलाके में बहुत जरूरी है। जी नासरीन, सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की बकाया तनख्वाहों, अलाउंसेस और इंक्रीमेंट से मुतालिक माली मसाइल के फौरी हल का फैसला कर लिया। डायरेक्टर खजाना की सरबराही में 3 रुकनी अमल दरामद कमेटी कायम कर दी गई है। महकमा खजाना सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कमेटी में इंटरनल ऑडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन बतौर अराकीन शामिल हैं। कमेटी मुलाजमीन के माली क्लेम्स की जांच पड़ताल करेगी, जबकि बकाया तनख्वाहों, अलाउंसेस, इंक्रीमेंट और माली मामलात से मुतल्लिक कानूनी पेचीदगियों को जल्द अज जल्द निपटाने के लिए सिफारिशात और इक़दाम करेगी। मुलाजमत के मौके ख़ुसूसी अफराद के पास पहुँचने लगे। नेस्टेब में रिवर्स करियर एक्सपो का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के 50 से ज़ायद स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ कंपनियों के नुमाइंदे स्टॉल्स पर मौजूद ख़ुसूसी अफराद से जॉब इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी, अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे जॉब फेयर्स का इनेकाद किया जाता है मुख्तलिफ जो इदारों की जानिब से, मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे होते हैं और जो मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो उनको जॉब ऑफ़र भी कर रही होती हैं और उसके साथ साथ उनका जो है वो CVs भी देख रही होती है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये नेस्टेब के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट का इनेकाद किया गया है और मुनफरिद नाम है इसका। इस इवेंट का नाम है रिवर्स करियर एक्सपो, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स भी वो जो कि स्पेशल पर्सन्स हैं, जो कि किसी भी इंसिडेंट, किसी भी एक्सीडेंट या फिर बाय बर्थ जो है वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उनको जो है यहाँ पे स्टॉल्स फराम किए गए हैं और
इस एक्सपो की मुनफरिद बात यह है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, HR के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो स्टॉल्स का दौरा कर रहे हैं। वो इन पर्सनस के पास या फिर ये जो डिसेबल पर्सनस हैं इनके पास आ रहे हैं, इनसे इनकी CV ले रहे हैं और अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक मीट भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनकी रिक्वायरमेंट पे फुलफ़िल हो जाते तो फिर इनको जॉब भी ऑफ़र कर रहे हैं। ज़बरदस्त इवेंट देखने में आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मुफर्रा मलिक जो कि ऑर्गेनाइज़र, इनसे जानते हैं इस इवेंट का बुनियादी मकसद क्या है। इस इवेंट का बिल्कुल बुनियादी मकसद यही है कि इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाए। हम जैसे सारे लोग, हम लोगों के पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम उन लोगों का ख्याल ही नहीं कर पाते जिनके पास कोई डिसेबिलिटी है। तो इस इवेंट को करने का मकसद ही ये था कि उनको जो स्पॉटलाइट है वो इस दफ़ा पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को दी जाए कि वो कंपनी टू कंपनी जाके नौकरियों की तलाश में ना लगें, बल्कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपने स्टॉल के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं और जितनी भी कंपनीज़ हैं जो उनको हायर करना चाहती हैं वो आएँ, उनका इंटरव्यू करें और उनको नौकरी पर फराहम करें। टोटल 50 के लगभग हमारे पास एप्लीकेंट्स हैं जो कि स्टॉल्स के ऊपर हैं और तकरीबन 400 से 500 कंपनीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के, जो कि इनको इंटरव्यू करेंगे आज 10 बजे से 4 बजे के बीच में। बिल्कुल इस तरीके के हमने मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अनाउंस करें हैं। तो ये तो जैसे हमने नौकरियां फराहम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, इसी तरह SCDF के साथ मिलकर हमने डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसमें 800 बच्चे बिल्कुल मुफ्त पढ़ सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज ले सकते हैं। तो ना सिर्फ हम इनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हायरिंग के लिए, बल्कि हम इनको पढ़ा भी रहे हैं इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ऑर्गेनाइजर्स का बताना यह है कि इस तरीके के इवेंट्स जो है वो मुस्तकबिल में भी होते रहेंगे और ना सिर्फ ये इवेंट होते रहेंगे बल्कि जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको जो है वो खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग भी फराहम की जाती रहेगी। जी नाज़रीन, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज सांपों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद सांपों से मुतालिक खौफ, गलत फहमियों और तोहमात का खात्मा करते हुए माहौल में उनके अहम किरदार से आवाम को आगाह करना है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, अपडेट कीजिएगा। आज दुनिया भर समेत पाकिस्तान में भी सांपों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का क्या मकसद है और इस दिन सांपों की अहमियत को कितना उजागर किया जाता है, ये हम जानेंगे माहिर हैवानियत जो जू की एडिशनल डायरेक्टर भी हैं आबदा रईस। आबदा, आप हमें बताइएगा कि आज जो है सांपों का आलमी दिन है और हर साल 16 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, तो इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद क्या होता है? जी, हर साल सांपों का आलमी दिन 16 जुलाई को मनाया जाता है। सांप भी जो है वो कुदरती निज़ाम के अंदर अपना भरपूर किरदार और फाल किरदार अदा करते हैं। लोग इनको जहरीला समझते हैं या मनहूस समझते हैं, ये तवाहुमात हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम जो सांप मौजूद होते हैं ये इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। जो जानवर हमारे सब फसलों के लिए या दूसरी और जगहों के लिए खतरनाक होते हैं वो इनको कंट्रोल में रखते हैं। इसके अलावा जो है सांपों की बड़ी तादाद मौजूद होती है जिसमें जहरीले भी होते हैं और गैर जहरीले भी होते हैं। तो ये तमाम जो भी सांप होते हैं ये हमारे जो एक निज़ाम है, इकोसिस्टम और कुदरती निज़ाम है, इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। अमूमन हम देखते हैं कि शहर में तो इतने ये नहीं पाए जाते, इंटीरियर सिंध में पाए जाते थे। तो अभी आप बता सकती हैं कि इनकी इकसाम कितनी रह गई है? जी, तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो इनकी अक़साम मौजूद हैं इस वक्त। लेकिन बस मसला ये है कि हम इनके मस्कन और इनकी जो अफजाइश है इसको हमारे जो लोग हैं वो दरख्तों की कटाई, जड़ों की कटाई या जो पहाड़ जहाँ ये मौजूद होते हैं वहाँ उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई तो ये इनका एक निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इनके लिए बड़ी परेशानी और हम सब के लिए भी बड़ी परेशानी का बायस हो सकता है। लिहाजा बेहतर ये मेरा मैसेज ये है कि आप जो है इनका मस्कन जो है वो तबाह ना करें जहाँ ये रहते हैं और इनको रहने दें। ये आपके लिए भी ज़रूरी है और ये आपके नुकसानदेह नहीं है। इनको नुकसान, अगर आप इनको तंग करेंगे तो ये आपको नुकसान देंगे, अगर आप इनको तंग नहीं करेंगे तो ये कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकते। और इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर ये सांप पाए जाते हैं जो कि इनका मस्कन है, उसको अगर तबाह ना किया जाए तो ये सुकून से अपने मस्कन में रह सकते हैं। जी।